हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। हम लोग इंडियन हिस्ट्री में चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने थीम वन स्टार्ट किया था, जिसमें हम चैप्टर का नाम पढ़ रहे थे ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रिक्स ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे थे। अब अगला क्वेश्चन, मतलब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से स्टार्ट करना था। सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स। सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। अब सबसे पहले देखते हैं कि सील्स एंड सीलिंग्स ये क्या है। एक आर्ट वर्क है, इन लोगों का क्या है, एक हाँ आर्ट वर्क है। इन लोगों का एक आर्ट वर्क है। देखो, अब सील्स एंड सीलिंग्स में देखते हैं तो इनका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बेस्ट आर्ट वर्क था वो क्या था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में या हड़प्पन कल्चर का जो बेस्ट आर्ट वर्क ऑफ हड़प्पन, देख, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में, बेस्ट आर्ट वर्क, बेस्ट आर्ट वर्क और हड़प्पन कल्चर क्या था। तो यहाँ भी बता देना, सील्स, जो ये मोहरे थी, ये जो मोहरे थी, सील्स जो थी, ये यहाँ के बेस्ट आर्ट आर्ट वर्क थे। ठीक है, सील्स एंड सीलिंग्स। वर्क, सीलिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस, सीलिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू सील्स के ऊपर चीजें बनाई जाती थी, मतलब कि वो चिन्ह बनाए जाते थे, उसे क्या बोला गया, सीलिंग्स बोला। ठीक है। हम्म सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अच्छा, इसका यूज किस लिए किया जाता था? इसका यूज किया जाता था कि लंबी दूरी तक, हाँ, लंबी दूरी तक यहाँ पे क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए या एक दूसरे जगह से स्थान से जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता था। जैसे इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर देखो तो क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी पाउच है या कुछ भी, कोई एक बैग है जिसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है। अब ये बैग को यहाँ पे बंद कर दिया गया, हाँ, इस बैग को यहाँ से बंद कर दिया गया और इसके ऊपर ऐसे मोहर लगा दी, इसके ऊपर ऐसे लाल कलर की या किसी कलर की ऐसे मोहर लगा दी। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक मोहर लगा दी जाती है ऐसे। ठीक है, मोहर या कुछ भी ऐसे लगा दिया जाता है। अब अब ये बंद है पाउच, अगर मान लो कि कोई इसको रास्ते में खोलता है तो ये क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। हाँ, यहाँ का डैमेज हो जाएगा, जो इसके ऊपर चित्र बने होंगे, जो इसके ऊपर, हाँ, वो भी खराब हो जाएंगे। तो इससे जब जहां पे पहुंचेगा, जो रिसीवर होगा वो बड़े आसानी से समझ सकता था कि अच्छा, इस सामान के साथ में छेड़छाड़ की गई है। यानी कि रिसीवर को बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि इस सामान के साथ में क्या किया गया, छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इट्स माउथ वॉज टाइड विथ रोप। तो मतलब इसके जो ये बैग होता था उसके मुंह को रस्सियों से बांध दिया जाता था। ऑन द नॉट इट वॉज फिक्स्ड सम वेट क्ले, यानी कि वहां पे गीली मिट्टी लगा दी जाती थी, हाँ, ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड। तो इस, हाँ, कभी कभी एक या एक से ज्यादा सील्स क्या की जाती थी, लगा दी जाती थी, छाप दी जाती थी। ठीक है, लीविंग एन इम्प्रेशन। अब जब उसके ऊपर सील्स लगा देंगे तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इम्प्रेशन मतलब होता है छाप, छूट जाना होता है, छाप रह जाएगा उसके ऊपर। इफ द बैग रीच्ड विथ इट्स सीलिंग इंटैक्ट, हाँ, यानी कि अगर जो बैग वैसा का वैसा ही पहुंचा रहा, हाँ, इंटैक्ट मतलब जैसा था बैग वैसा ही रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो मतलब कि हाँ, यानी कि ऐसा पता चलेगा, अगर सीलिंग वैसे की वैसे रही, अगर सीलिंग वैसे की वैसे रही तो मतलब बैग के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया गया। द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। तो सीलिंग का दो काम हुआ, सीलिंग का एक काम हुआ उसका प्रोटेक्शन करना, हाँ, उसका प्रोटेक्शन करना कि कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं कर रहा है। और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि सीलिंग का और एक काम क्या था, हाँ, और एक काम था कि क्या कहते हैं कि किसने भेजा है ये भी पता चल जाता है, हाँ, किसने भेजा है इसकी भी पहचान चली जाती है। यहाँ तक समझ आए? अब आगे थोड़ा सा, अब इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये जो पिक्चर बना हुआ है, ये पिक्चर बना हुआ है, इसमें देखो ये सीलिंग बनी हुई है, यहाँ पर भी एक सीलिंग बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या कहते हैं कि कुछ दिखा, एक जानवर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ छोटे मोटे, तो वही क्या स्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
उसमें यही है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक का मतलब क्या है? एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्यमय, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता है, रहस्यमय। ठीक है। हड़प्पन सील्स वर यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। जो हड़प्पन सील होती थी उनके ऊपर क्या होता था? राइटिंग होती थी, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड द टाइटल ऑफ द ओनर। तो यानी कि मुझे मतलब कि प्रोबेबली मतलब होता है शायद, प्रोबेबली का मतलब है शायद, क्योंकि इसको लेकर के कंफर्म नहीं है, यहाँ इसको लेकर के कंफर्म नहीं है। ठीक है, इसको लेकर के लोग कंफर्म नहीं है। आगे, स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव, मोटिव मतलब होता है जो उनके ऊपर जो चित्र बने हुए, ठीक है, जो उनके ऊपर जो चित्र बने हुए, ओके, जो चित्र बने हुए हैं, मोटिव का मतलब जो चित्र बने हुए हैं, चाहे वो एनिमल के हो, कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। अच्छा, तो ये मुझे लग रहा है कि ये मीनिंग उन लोगों के लिए बताई जाती थी जो लोग पढ़ वढ़ नहीं सकते, जो लोग पढ़ वगैरह नहीं सकते थे उनके लिए था। ठीक है, यहाँ तक समझ में? अच्छा, जो हड़प्पन कल्चर का, हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन कल्चर में जो सबसे पुराना, क्या कहते हैं कि हाँ, जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट सैंपल मिला है, ओल्डेस्ट सैंपल ऑफ स्क्रिप्ट कब मिला था? ओल्डेस्ट सैंपल ऑफ स्क्रिप्ट मिला था 1853 में मिला। ठीक है, हड़प्पन कल्चर में, अब हड़प्पन कल्चर का जो ओल्डेस्ट यानी कि ओल्डेस्ट सैंपल ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट कब मिला था? पहली बार कब मिला था? ये मिला था 1853 में। ये सबसे पहले कितनी बार मिला था? लेकिन 1923 तक, 1923 तक सबसे मतलब सबसे पहली बार जो स्क्रिप्ट मिली थी वो कितने में मिली थी? 1853 तक। लेकिन 1923 तक सारे के सारे स्क्रिप्ट खोजे जा चुके थे, ऑल स्क्रिप्ट, हाँ, सारे के सारे स्क्रिप्ट खोजे जा चुके थे 1923। क्लियर है? लेकिन अब तक इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको बोला गया एनिग्मेटिक। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एनिग्मेटिक। क्लियर है? और हमने बता दिया कि जो उसके ऊपर जो मतलब कि, हाँ, जो चित्र बने होते थे वो इसलिए शायद बने होते थे, कोई मैसेज शो करने के लिए, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उनके लिए। ठीक है। मोस्ट इंक्रिप्शंस आर शॉर्ट। ये जो इंक्रिप्शंस थे वो क्या है? शॉर्ट। ये जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या है? शॉर्ट, यानी कि ये छोटे हैं। ठीक है। अच्छा, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन अब तक पता चला है, जो अभी तक जो पढ़ा है वो पता चला है कि लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में कितने, मतलब कि कितने साइंस हैं? लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शंस में कितने साइन है? लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में 26 साइन, लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन में 26 साइन है। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडिसाइफर्ड टुडे, मतलब अब तक हमने इस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए हैं। अनडिसाइफर्ड मतलब अभी इसको हम समझ नहीं पाए हैं। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल, यानी कि ध्यान रख लो, जो यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो अल्फाबेटिकल नहीं थी। यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो अल्फाबेटिकल नहीं थी। जैसे आज हमारे यहाँ A to Z है, हाँ, या का से लेकर के ज्ञा तक, आ से यहाँ तक, तो यहाँ पे इनका कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं था। क्लियर है? इनका कोई अल्फाबेट वगैरह नहीं था। वेयर ईच साइन स्टैंड फॉर, मतलब अल्फाबेटिकल में क्या होता है, या तो अल्फाबेट में दो होते हैं, या तो ऑवेल होगा या तो क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट होगा। तो यानी कि इनका कोई अल्फाबेटिकल नहीं था एज इट हैज जस्ट टू मेनी साइंस। क्योंकि अच्छा, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्यों नहीं थे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइंस मिले थे, बहुत सारे साइन मिले हैं। लगभग लगभग 375 से लेकर के 375 से लेकर के 400 तक साइन मिले, बहुत सारे साइन मिले। इट इज apparent that द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान रख लेना, हड़प्पन स्क्रिप्ट कहाँ से कहाँ तक लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट। हड़प्पन स्क्रिप्ट लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। एज सम सील्स सो वाइडर स्पेसिंग, क्योंकि राइट में तो क्या हो रहा था कि ज्यादा स्पेस दिखाई, राइट में क्या हो रहा है? ज्यादा स्पेस है। और क्या कहते हैं कि to the left as some seals, so wider spacing on the right and cramping on the left।
तो क्या हो रहा है कि इससे पता चल रहा है कि दाई ओर क्या हो रहा है, मतलब कि राइट साइड में क्या था, ये चौड़ा था, और जबकि बाई ओर क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो कम होता है। बाई ओर क्या हो रहा है, जैसे अगर अब जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, देखो अभी यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो देखो राइट साइड में जाने पे स्पेस कम होता है, यानी कि इससे पता चलता है कि अगर मैं इधर से लिखना शुरू करता हूँ, हम्म, तो इससे पता चल रहा है कि मैं इधर से इधर लिख रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है स्पेस इधर कितना लिया गया है, उससे पता चल जा रहा है कि वो राइट टू लेफ्ट है या लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे, क्योंकि राइट में तो स्पेस वाइडर था, और लेकिन जो लेफ्ट में था वो स्पेस कम होता जा रहा था। एज इफ द एनग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम राइट एंड देन रैन आउट ऑफ स्पेस, और ऐसा लग रहा है कि बाद में क्या कहते हैं कि बाय राइट में तो लिखना शुरू किया तो उसने स्पेस ज्यादा दिया था, राइट में लिखना शुरू किया तो उसने स्पेस भी ज्यादा दिया था, और लेफ्ट में उसको स्पेस मतलब जगह कम पड़ गई तो उसने पास पास में लिख दिया। ठीक है, जब हाँ राइट में उसने लिखना शुरू किया, राइट में उसने लिखना शुरू किया तो स्पेस उसके पास ज्यादा था, हाँ, तो उसने ज्यादा ज्यादा से बढ़िया से लिखा, लेकिन लेफ्ट में स्पेस कम पड़ गया, तो इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं उसमें चीजें पास पास में लिखी थी, इसलिए पता चलता है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इतना क्लियर है। अब और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी पाए गए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब समान, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, जैसे सील्स, सील्स के ऊपर राइटिंग मिली है, कॉपर टूल्स के ऊपर राइटिंग मिली हुई है, रिम्स ऑफ जार्स, जार्स के, हाँ, रिम्स पे क्या कहते हैं कि राइटिंग मिली है, कॉपर एंड टेराकोटा टेबलेट्स, इन सब पे क्या कहते हैं कि आपको, हाँ, राइटिंग मिली है, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, इन सब पे आपको राइटिंग वगैरह मिली है, या एंशियंट साइन बोर्ड, एंशियंट साइन बोर्ड, ये देखो साइन बोर्ड के ऊपर कुछ चित्र थे, ये हमने देखा था, ये एंशियंट लेटर्स ऑन एंशियंट साइन बोर्ड, एक साइन बोर्ड है इसके ऊपर ये लेटर्स मिले। ठीक है, ये अब रिमेंबर देयर आर मे हैव बीन, देयर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिसेबल मटेरियल्स टू, मतलब हो सकता है कि उन मटेरियल्स भी क्या कहते हैं कि राइटिंग रही हो जो खत्म हो जाती हो आसानी से। ठीक है, यानी कि क्या इससे पता चलता है कि वहां पे ज्यादा लोग पढ़े लिखे थे, या इससे पता चलता है कि, हाँ, इससे ये पता चल सकता है कि क्या कहते हैं कि हाँ वहां पे काफी ज्यादा लोग क्या कहते हैं कि पढ़े वगैरह थे, क्योंकि देखो ना क्या कहते हैं कि इसका मतलब देखो हर जगह पे चीजें लिखी वगैरह थी, इससे लगता है कि वहां के लोग पढ़े लिखे भी थे। अब अगला आता है वेट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बाट, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बाट। ठीक है, exchanges were regulated by precise system of weight, मतलब कि जो सामान का जो क्या कहते हैं कि एक दूसरे को लेकर के आना ले जाना का काम, या एक्सचेंज जो करना होता है, अदला बदली करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वेट की जरूरत, यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ड, जो ये कितने किससे बनाया जाता है, स्टोन से बनाया जाता है, हाँ, हाँ, उस स्टोन को क्या बोला गया, चर्ट, एंड जनरली क्यूबिकल, ये कैसे होते थे, जो पार्ट होते थे वो क्यूबिकल होते थे, और इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती, ये जो पार्ट होते थे वो क्यूबिकल होते थे और इनके ऊपर कोई मार्किंग नहीं होती। ठीक है, अब देखो अगर आपको स्क्रिप्ट पता है, आपको अगर स्क्रिप्ट पता है तो आप उससे लिखना जानते हैं, उससे आप क्या करोगे कि अपनी संपत्ति का लेखा जोखा कर सकते हो, हाँ, आप अपने संपत्ति का क्या कर सकते हो, आप अपने प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग कर सकते हैं, और क्या सामान आया क्या सामान गया ये सब पता कर सकते हो। लेकिन बाट जो होता है, यानी कि जो क्या कहते हैं कि वेट्स जो थे, ये क्या होते हैं कि चीजों को एक्सचेंज करना में सहायता करते हैं, मतलब एक दूसरे से अदला बदली करने में सहायता करते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो जो बाट जो बनाए जाते थे या वेट्स जो बनाए जाते थे वो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, चर्ट नाम के स्टोन से बनाए जाते थे, चर्ट नाम के स्टोन से क्या बनता था, वेट्स बनता था। ओके, ना क्लियर है। अब आगे मैंने बताया कि ये जो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आपको पढ़ाई मतलब कि आपको लेखा जोखा करने में काम आते हैं, यानी अकाउंटिंग करने में। द लोअर डिनोमिनेशंस ऑफ वेट्स वर बाइनरी, यानी कि यहाँ पे जो वेट्स जो कैसे थे चल रहे थे, ये ऐसे 1 2 4 8 16 32, और ये कहाँ तक ऐसे चला गया था 1 2 8 0 0 तक, while the higher denominations followed the decimal system, यानी कि जो लोअर डिनोमिनेशन थे वो बाइनरी सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, बाइनरी सिस्टम का मतलब कि क्या कहते हैं कि जैसे, हाँ, बाइनरी यहाँ पे 1 2, यानी कि 2 के पावर में चल रहे थे, ये 2 के पावर में चल रहे थे, बाइनरी का मतलब हो गया कि ये 2 के पावर में चल रहे थे, 2 के पावर 0 मतलब 1, 2 के पावर 2 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4,
ऐसे चल रहे थे, ये लोअर डिनोमिनेशन, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इक्वल टू 30। लेकिन जो आगे जो थे वो डेसिमल सिस्टम को फॉलो करते थे, मतलब 10 के पावर में चलते थे। The smaller weights were probably used for weighing jewelry and weights। जो स्मॉलर वेट्स थे वो किसके लिए यूज करते थे? ज्वेलरी और बीट्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। जो स्मॉलर थे उनको किसके लिए यूज किया जाता था? ज्वेलरी और क्या कहते हैं कि बीट्स के लिए। मेटल स्केल पैंस हैव आल्सो बीन फाउंड। अच्छा, मेटल स्केल पैंस भी पाए गए हैं। स्केल पैंस का मतलब होता है पलड़े, जो तराजू होता है, तराजू के जो पलड़े होते हैं उन्हीं के ऊपर बोलेंगे। तो यानी कि मेटल स्केल स्केल पैंस भी पाए गए हैं, तराजू के पलड़े भी पाए गए हैं, किसमें? मेटल से भी पाए गए। ठीक है, कितना क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं समझ आई? ओके। अब कुछ ऐसे रॉड्स भी मिले हैं वहां पे, कुछ ऐसे रॉड्स भी मिले हैं जिनकी सहायता से मेजर किया जा सकता है ये सारी चीजें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एंशियंट अथॉरिटी। अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंशियंट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है सत्ता। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? सत्ता। और एंशियंट का मतलब होता है पुराना, तो यानी कि पुरानी सत्ता या प्राचीन सत्ता। ठीक है, एंशियंट मतलब पुराना होता है या पुरानी। ठीक है, अब आगे। अब हमें पता है कि जो जितना भी हम, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी लिए गए थे वहां, इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। मतलब कि हड़प्पा में क्या कहते हैं कि हड़प्पा में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए भी गए हैं, और उनको क्या कहते हैं कि हाँ, उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। हाँ, हड़प्पा में क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए भी गए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। Take for instance an extraordinary uniformity of Harappan artifacts as evident in pottery। तो क्या होता है कि ये जो इसमें देखो क्या होता था कि यहाँ के जो आर्टिफैक्ट, जो हड़प्पन के आर्टिफैक्ट थे वो एक जैसे थे, वो एक जैसे थे। ठीक है, कि चाहे वो सील्स हो, चाहे वो वेव्स हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, ये सब क्या थे? एक जैसे थे। जब ये एक जैसे थे तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे सारी चीजें क्या कहते हैं कि बढ़िया से इनका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। Notably, bricks, though obviously not produced in any single center, मतलब जो ब्रिक्स जो होते थे वो एक जगह पे तो नहीं प्रोड्यूस किए जाते थे। जो ब्रिक्स होते थे वो एक जगह पे तो नहीं प्रोड्यूस किए जाते थे, बट हाँ, वो लेकिन ये यूनिफॉर्म रेशियो में थे, ये यूनिफॉर्म रेशियो में थे पूरे रीजन, पूरे हड़प्पन रीजन में जो ब्रिक्स थे वो कैसे थे? वो यूनिफॉर्म थे। ब्रिक्स जो थे भले ही एक 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 ही जगह पे बड़े स्केल पे ब्रिक्स को तो बनाया नहीं जाता था, लेकिन पूरे ही, हाँ, सिंगल सेंटर पे नहीं बनाया जाता, बट पूरे हड़प्पा रीजन में इनका जो रेशियो था वो क्या था? सेम था। इनका जो रेशियो था वो सेम था। और क्या रेशियो था? मैंने बताया था, हाइट का 4 गुना जो था लेंथ था, लेंथ जो था वो हाइट का 4 गुना था, और जो विड्थ था वो हाइट का 2 गुना था। यही बताया था, ये ब्रिक्स का रेशियो था। अच्छा, फ्रॉम जम्मू टू गुजरात, जम्मू टू गुजरात पूरे में सब जगह पे क्या कहते हैं कि ब्रिक का साइज क्या था? सेम था। क्लियर है? वी हैव आल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन। तो देखो इनके जो सेटलमेंट्स थे, सेटलमेंट्स मतलब बस्तियां, जो इनकी जो बस्तियां थी वो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे थी। हर जगह पे ऐसे ही कहीं पे कोई चीज बना नहीं दी गई थी। तो मतलब कि कोई पर्टिकुलर जगह पे इस बनाई जाएगी। बिसाइड्स इन सब के अलावा मतलब कि बस्तियों के लोकेशन के अलावा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्या कहते हैं कि आर्टिफैक्ट्स, इन दोनों के अलावा, लेबर वाज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। यानी कि लेबर का क्या कहते हैं कि लेबर काफी सारे, हाँ, लेबर को जब क्या कहते हैं कि संगठित किया गया, लेबर को क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, लेबर को मोबिलाइज किया गया, हाँ, फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मासिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म। मासिव वॉल या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, दीवारें बनाने के लिए या प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या किया गया? बहुत बड़े लेबर को भी इकट्ठा किया गया। मतलब कि यानी पता चल रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लिए गए और साथ में ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए और साथ में इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं पैलेसेस एंड किंग्स। पैलेसेस एंड किंग्स, आपको पता ही है कि पैलेसेस का मतलब होता है महल। पैलेसेस का मतलब क्या होता है? महल। और किंग्स का मतलब अब ये क्या बताने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखो एक चित्र बना हुआ है, ये राजा का चित्र है, ये राजा का चित्र है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक राजा का स्कल्पचर बना हुआ है। ठीक है, ये
ओके, तो आगे देखते हैं, इफ वी लुक एट द सेंटर ऑफ पावर, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन पावर में था कौन नहीं था, ये सारी चीजें हम्म if we look for a center of power or depiction of power, people in power, अब हम देखेंगे कि हम्म यहाँ पे कौन से लोग, हाँ, कौन से लोग पावर में थे, कौन से लोग पावर में थे, और किसके ऊपर क्या कहते हैं कि हाँ, और किसके ऊपर पावर किया जाता था, ये सारी बातें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर, तो आर्कियोलॉजिकल से हमें क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे मतलब कैसा पावर था, कैसा पावर था और किसके हाथों में पावर थी, हमें ये इमीडिएट आंसर नहीं मिल सकता। A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists. मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी बिल्डिंग मिली, मोहनजोदाड़ो में एक बड़ी बिल्डिंग बनी थी, जिसको इन्होंने पैलेस कहा, जिसको इन्होंने पैलेस कहा, इन्होंने मतलब आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेस कहा, बट नो स्पेक्टिकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट, लेकिन इसके साथ में कोई भी हाँ, कोई भी और भी फाइंड्स को यानी कि इसको साथ में एसोसिएट नहीं किया गया। ठीक है, इसके साथ में क्या कहते हैं कि और भी कोई चीजें जो थी, हाँ, कोई मतलब कि बड़ी चीजें और नहीं पाई गई। ठीक है, एट अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड continues to be known as priest king। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू, जो अभी हमने देखा था, जो डायग्राम, ये जो चित्र देखा था, जो फिगर देखा था, ठीक है, अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड, इसके साथ में क्या किया, तो वो स्टोन स्टैचू मिला था, जिसको इन्होंने क्या बोला, हाँ, एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, एक पत्थर की मूर्ति मिली थी, जिसको इन्होंने क्या कहा कि हाँ, प्रीस्ट किंग बोला गया। दिस इज बिकॉज, और आज भी मतलब ये चल ही रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद द मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट किंग्स, यानी क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको मेसोपोटामियन हिस्ट्री के बारे में पता चला है, हाँ, और इनके क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे प्रीस्ट किंग थे, इनके बारे में पता है, एंड हैव फाउंड पैरेलल्स इन द इंडस रीजन, और इसको कहाँ पे पाया गया, इंडस रीजन, और ये दोनों मेसोपोटामिया और इंडस दोनों मतलब कि ये दोनों साथ में ही थे, तो यानी कि जो प्रीस्ट किंग्स की जो मूर्तियां वगैरह थी, हाँ, थी, तो इनके साथ में इन्होंने क्या किया, जोड़ने की कोशिश की, उसी के टाइम के वो दोनों ही एक ही टाइम की हिस्ट्री थी, हिस्ट्री शेयर करते थे, इसलिए इसको कंपेयर करने की कोशिश किया। ठीक है, बट as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet. यहाँ के जो रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसको अब तक हम समझ नहीं पाए हैं, nor are there many any means of knowing whether they those who performed them also had political power, हाँ, held political power। अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे कौन से रिचुअल्स होते थे, अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन से रिचुअल्स होते थे, या जो रिचुअल्स परफॉर्म करने वाले लोग होते थे उनके पास कोई भी मतलब कि पॉलिटिकल पावर होती थी, ये हमें भी नहीं पता है। मतलब यहाँ पे पैलेसेस और किंग के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। ठीक है, some archaeologists are of the opinion that हड़प्पन सोसाइटी had no rulers। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि हड़प्पा सोसाइटी में कोई रूलर नहीं, सॉरी, कोई रूलर नहीं था, कोई शासक नहीं था। हाँ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं कि हड़प्पा सोसाइटी में कोई भी रूलर नहीं था, इतना बात समझ रहे हैं, ये कुछ लोगों का मानना है। एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, तो ये माना जाता है कि हड़प्पा सोसाइटी में सबको इक्वल स्टेटस, सबको इक्वल स्टेटस था, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं था। अदर फील्स दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल, कुछ लोगों का मानना है कि क्या कि एक ही रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर थे। दैट मोहनजोदाड़ो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा हैड अनदर, मतलब कि जितने भी सिटी थे सबके अपने अपने रूलर थे, कुछ लोगों का मानना ये है। येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट, लेकिन कहते हैं कि सारे लोग मानते हैं कि यहाँ पे एक ही स्टेट था, गिवन द सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स और इन सब में सिमिलरिटी थी, हाँ, प्लान्ड सेटलमेंट्स ये सब सेम ही थे, और स्टैंडर्ड रेशियो जो बिग साइज का जो रेशियो था वो सब जगह पे सेम था, इसलिए माना तो जाता है कि सब जगह पे मतलब एक ही स्टेट था, बट यहाँ पे राजा अलग था, यहाँ पे राजा अलग था, यहाँ पे राजा अलग था, मतलब कि ये अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। ठीक है, अब क्या था ये किसी को नहीं पता है, क्या था वो किसी को नहीं पता है, बट इन लोगों का मानना है कि यहाँ पे मतलब कि कुछ लोगों का मानना है एक ही राजा था, कुछ लोगों का मानना है अलग बहुत सारे राजा थे, कुछ लोगों का मानना है कोई राजा ही नहीं। हाँ, नियर द सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, जो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रॉ मटेरियल्स होते तो वहीं पे बस्तियां बना दी गई थी, ये सारी बातें हम पीछे देख। As of now, the last theory seems the
मोस्ट प्लॉजिबल, वो वाला ज्यादा सही लग रहा है जिसमें बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे राजा थे, और क्या कहते हैं कि, हाँ, बहुत सारे राजा थे, और ये मतलब कि इसको माना जा रहा है कि सही है। बट हाँ, एज इट इज अनलाइकली दैट एंटायर कमिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन, तो इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है कि सारी की सारी जो, हाँ, हाँ, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो हो वो पूरा डिसीजन ले सके एक साथ में, हाँ, इम्प्लीमेंट कर सके, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस वजह से ये माना जाता है कि अलग अलग टाइप के राजा थे, और जो पूरे में मतलब कि और एक ही स्टेट। अगला आता है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। इस सिविलाइजेशन का मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ ये समझिए। देयर इज एविडेंस दैट बाई अप्रोक्सीमेट 1800, याद करो मैंने बताया था सी डॉट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, 1800 बीसी मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स इन द रीजन सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबैंडन्ड, इनको छोड़ दिया गया, इनको क्या हुआ था, छोड़ दिया गया, ठीक है, इनको क्या किया गया, जो ये बहुत सारे ऐसे थे स्थान, बहुत सारे ऐसे हड़प्पन साइट थे जिनको छोड़ दिया गया साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इसके साथ ही, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इसके साथ ही, ठीक है, देयर वॉज, इसके साथ ही, ठीक है, देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इन न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, मतलब जैसे हड़प्पन, जैसे ये चोलिस्तान को तो छोड़ा गया, चोलिस्तान को छोड़ा गया, बट नए सेटलमेंट्स पे लोग आने लगे, हाँ, वहां पे नए सेटलमेंट्स पे भी लोगों का एक्सपेंशन हुआ, पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हुआ, जैसे गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन जगह पे क्या कहते हैं कि, हाँ, लोगों का आना भी है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि, हाँ, यहाँ पे, अब यहाँ पे मतलब कि पॉपुलेशन में वृद्धि भी हुई है, पॉपुलेशन में इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन मतलब कि ये चोलिस्तान को छोड़ा गया। इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट continued टू बी occupied आफ्टर, कुछ ऐसे भी हड़प्पन साइट थे जिनको ऑक्यूपाई करके रखा गया था आफ्टर 1900 BCE, देयर appears टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, धीरे धीरे वहां पर भी जहां पे लोग थे, हाँ, जहां पे लोग थे, हाँ, वहां पर भी क्या कहते हैं कि मटेरियल कल्चर में क्या हुआ, चेंजेस आए, चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या, चेंजेस को होना, ठीक है, चेंजेस को आना, जैसे इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्म, मार्क्ड बाई डिसअपीयरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, तो कैसे आया, ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, क्योंकि ये जो डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, डिस्टिंक्टिव का मतलब जो विशेष, हाँ, जो विशिष्ट, जिसको बोला जाता है विशेष या विशिष्ट बोला जाता है, विशिष्ट, जो ये विशिष्ट आर्टिफैक्ट्स थे, हाँ, इस सिविलाइजेशन के क्या क्या थे, वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, ये सब, या राइटिंग, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट, ये सब धीरे धीरे क्या होने लगा, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे यहाँ से डिसअपियर होने, मतलब कि 1900 के बाद में, 1900 के बाद में जो, जहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो भी थे, जो ये हड़प्पन साइट्स थी, यहाँ पर भी क्या हुआ कि इनके कल्चर का धीरे धीरे डिसअपियरेंस होने लगा। इन जनरल फॉर फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फॉर फ्यूअर थिंग, यानी कि, यानी कि इसके, हाँ, इससे पता चल रहा है कि अब कम सामान बनाया जाएगा, क्या होगा, कम मटेरियल्स बनाए जाएंगे, हाँ, कम थिंग मतलब जो वस्तुएं कम बनाए जाने वाली थी, हाँ, कम वस्तुएं बनाए, फॉर फ्यूअर थिंग्स मतलब कम वस्तुएं बनाई जाती थी, किससे, कम मटेरियल से। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटेरियोरेटेड, यानी कि जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक थी वो भी क्या हो गई, खराब हो गई, वो भी क्या हुआ था, धीरे धीरे उसमें भी क्या कहते हैं कि, हाँ, उसमें भी कमी आई, ठीक है। अगला, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस, अब बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर भी नहीं बनाए जाते थे। ओवरऑल क्या हुआ, आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर्स, यानी कि जो ये, चाहे वो आर्टिफैक्ट हो चाहे वो सेटलमेंट्स हो, वो इंडिकेट कर रहे हैं रूरल वे ऑफ लाइफ, मतलब लोग क्या कहते हैं कि अब कैसे रहने लगे, अभी तक वो अर्बन तरीके से रहते थे, अब वो लोग कैसे रहने लगे, वो रहने लगे थे, हाँ, वो रहने लगे थे एकदम गांव के तरीके से, अर्बन के बजाय अब वो लोग रहने लगे थे रूरल वे ऑफ लाइफ, अर्बन लाइफ अब नहीं जी रहे थे, वो कैसे लाइफ जी रहे थे, रूरल लाइफ जी रहे थे, और धीरे धीरे इसी को बोला गया लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर, हाँ, इसी को क्या बोला गया, लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, तो यानी कि इससे पता चला कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन जीने लगे, ये सारी बातें। अब आगे,
व्हाट ब्रॉट अबाउट दी चेंजेस, लेकिन ये चेंजेस हुए क्यों, लेकिन ये जो चेंजेस हुए ही क्यों। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा भाई धीरे धीरे वहां पे काफी सारे चेंजेस है, लेकिन ये चेंजेस हुए क्यों, ये चेंजेस आए कैसे, ये समझ में। सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए कि अच्छा ये चेंजेस क्यों हुए होंगे। दीज रेंजेस फ्रॉम क्लाइमेटिक चेंज, कुछ लोगों का मानना है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से भी होंगे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ये चेंजेस आए होंगे, ठीक है। और एक्सप्लोजिव फ्लड, एक्सेसिव फ्लड्स हो सकता है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई हो इस वजह से भी, हाँ, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई होगी इस वजह से भी चेंजेस आए होंगे। द शिफ्टिंग एंड और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, हो सकता है कि हाँ रिवर शिफ्ट हो गई हो, रिवर जैसे पहले इधर जा रही होगी अब रिवर इधर फ्लो होने लगी होगी, और हो सकता है कि सूखा हो गया होगा, तो इन सब की वजह से, या हाँ टू ओवर यूज ऑफ द लैंडस्केप, तो ये सब जो कारण है, ये सब जो कारण है, हाँ ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि या तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा लैंडस्केप का ज्यादा यूज कर लिया गया होगा, इन सब की वजह से ये चेंजेस आए होंगे। सम ऑफ दीज कॉजेस, हाँ, में होल्ड सर्टेन सेटलमेंट, क्या कभी कभी कुछ कारण इसमें से जितने भी मतलब हमने कारण बताए, इसमें से जितने भी हमने कारण बताए हैं, कुछ तो इस बात के लिए सही है, कुछ तो इस बात के लिए सही है, क्योंकि क्योंकि वो मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही सही, कुछ है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए ही सही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाँ सभी के लिए सही है, ठीक है। वही बता रहे हैं कि कुछ ऐसे भी थे, कुछ ऐसे कॉजेज थे जो कुछ सर्टेन सेटलमेंट्स के लिए बात, बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन। कुछ हैं जो केवल और केवल कुछ ही पर्टिकुलर सेटलमेंट के लिए हैं, वो पूरे पूरे सिविलाइजेशन के क्या कहते हैं कि पूरे सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बारे में नहीं बताते। इट appears that a strong unifying element, perhaps the हड़प्पन state, came to an end, यानी कि ऐसा लगता है कि ये जो हड़प्पन से हाँ हड़प्पन स्टेट है वो धीरे धीरे क्या हुआ, एक एंड पे आ गया। दिस इज एविडेंस्ड बाय डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, हड़प्पन कैसे खत्म हो गया, क्योंकि सील्स गायब हो गई, जो वहां पे जो हड़प्पन सील्स बनी थी वो गायब हो गई, वहां की स्क्रिप्ट गायब हो गई, डिस्टिंक्टिव बीट्स, उनके जो विशिष्ट वेट्स थे वो गायब हो गए, पॉटरी उनकी गायब हो गई, हाँ, द शिफ्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, हाँ, सिस्टम टू यूज ऑफ लोकल वेट, तो जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट था उसको अब लोग यूज नहीं कर रहे थे, अब वहां के लोग क्या यूज कर रहे थे, लोकल वेट्स यूज कर रहे थे। एंड द डिक्लाइन एंड अबेंडनमेंट ऑफ द सिटीज, और उन्होंने अपने सिटीज को भी छोड़ दिया, जहां पे वो रहते थे उसको छोड़ दिया गया। द सब कॉन्टिनेंट would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different region। तो क्या हुआ कि सब सब कॉन्टिनेंट में फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, मतलब काफी दिनों के बाद फिर क्या कहते हैं कि हाँ काफी दिनों के बाद में, मतलब लगभग लगभग 1000 साल लग गए, लगभग लगभग 1000 साल लग गए कि वो दूसरे जगह पे जाकर के नई सिटीज बनी, दूसरे जगह पे जाकर के नई सिटीज बनी। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आए, यहाँ तक क्लियर है। तो ये देखो, ये नॉर्थ हड़प्पा रीजन के ये क्या कहते हैं कि सिटीज हैं, एरियाज ऑफ लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन, कहाँ कहाँ पे क्या कहते हैं कि सॉरी, हाँ लेट हड़प्पन रीजन में, लेट हड़प्पन रीजन में कहाँ कहाँ पे ये लोग रहते थे। तो यहाँ पे देखो लेट हड़प्पन रीजन में यहाँ पे आपको इंडस के पास में बहुत कम लोग दिखाई दे, इंडस के पास में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये बहुत ही कम जगह पे रह गए, जो लेट हड़प्पन थे वो कहाँ पे बहुत ही कम जगह पे रह गए। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है कि एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, इन्वेजन का एविडेंस देखिए कहाँ, हाँ, एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, डेड मैन लेन इज नैरो नैरो वैली, ठीक है, हाँ, ये वेरिंग फ्रॉम 3 to 6 फीट इन विड्थ, ये जो डेड मैन लेन है वो 3 से 6 फीट चौड़ी है, ये बताया किसने, ये देखो इन्होंने जॉन मार्शल ने बताया, ये क्या कहते हैं कि 1931 में इन्होंने बताया था, जॉन मार्शल ने 1931 में बताया था। हाँ, ये मोहनजोदाड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या कहते हैं कि ये भी हाँ एक्सकेवेशन करने आए थे, तो ठीक है, एक्सकेवेशन करने आए थे, तो इन्होंने इसमें ये बताया कि डेड मैन लेन जो था वो 3 से 6 फीट विड्थ में थी, एट द पॉइंट वेयर लेन्स टर्न वेस्टवर्ड, जहां पे उस पॉइंट पे जहां पे ये जो लेन जो डेड मैन लेन है वो वेस्टवर्ड होती है, पार्ट ऑफ अ स्कल, एक खोपड़ी मिली हुई, एंड द बोन्स ऑफ द थ्रोक्स, थोरेक्स, थोरेक्स मतलब होता है ये जो सीने की जो हड्डियां होती हैं उसे बोला गया है, ठीक है। तो वहां पे थोरेक्स की हड्डियां पाई गई हैं, स्कल पाया गया है, एंड अपर आर्म ऑफ एन एडल्ट, और क्या कहते हैं कि एडल्ट के हाथ पाए गए वहां पे, ठीक है, ऑल इन वेरी
प्रिएबल कंडीशन, मतलब ये बहुत बुरी स्थिति में पाए गए। ये जितने भी थे ये क्या है, बहुत ही बुरी, या मतलब कि प्रिएबल मतलब होता है एकदम भुरभुरी बन गई, ठीक है। एट अ डेप्थ ऑफ 4 फीट, हाँ, 2 इंच, मतलब ये जो कितने गहरे में पाए गए हैं, 4 फीट के अंदर की गए, जो ये 4 फीट के अंदर में, ठीक है। द बॉडी ले ऑन इट्स बैक, तो ये जो बॉडी थी, तो मतलब ये लोग ये पीठ पे लेटे हुए हैं, हाँ, डायगोनली अक्रॉस द लेन, हाँ, एक उस पूरे लेन में क्या कहते हैं कि ये जो बॉडी थी वो कैसे लेटी हुई थी, 15 इंचेस टू द वेस्ट, इससे 15 इंच वर अ फ्यू फ्रेगमेंट्स ऑफ अ टाइनी स्कुल, तो 15 फीट, हाँ, 15 इंच अगर इससे थोड़ा सा वेस्ट में देखा जाए, वेस्ट में देखा जाए, तो वहां पे आपको एक छोटी खोपड़ी मिलेगी। इट इज टू दीज रिमेन्स दैट द लेंस फॉर इट्स नेम, इन्हीं सब की वजह से ये जो जो यहाँ पे ये जो रिमेन्स मिले हैं, इसी वजह से इस गली का जो नाम था, इस गली का जो नाम था उसका जो नाम रख दिया गया डेड मैन लेन। ये किसने बताया, जॉन मार्शल ने बताया। जॉन मार्शल कौन थे, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमारे यहाँ एक्सकवेशन किया था, ठीक है। आगे 16 इस, तो अब ये देखो ये कौन बताता है, ये कौन बताता है, 16 skeletons of the people with ornaments that they were wearing when they died were found, from the same part of Mohenjo-daro in 1925। इसी जगह पे 16 skeletons पाए गए थे, इसी जगह पे 16 skeletons पाए गए थे। Much later in 1947 R.E.M. Wheeler, हाँ, R.E.M. Wheeler, इन्होंने क्या कहते हैं कि ये बताया, हाँ, देन डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI Archaeological Survey of India tried to correlate this archaeological evidence with that of ऋग्वेदा, तो इन्होंने इसको जो ये जो 16 स्केलेटन पाए गए, इसको ऋग्वेदा के साथ उन्होंने जोड़ने की कोशिश, ठीक है, इसको उन्होंने ऋग्वेदा के साथ में जोड़ने की कोशिश की है। किसने जोड़ने की कोशिश की है, R.E.M. व्हीलर ने। तो इन्होंने क्या बताया, ऋग्वेदा में एक पुर नाम का जगह मेंशन, हाँ, पुर नाम का जगह मेंशन, ठीक है, हाँ, हाँ, ऋग्वेदा मेंशंस पुर, ऋग्वेदा किसके बारे में मेंशन करता है, हाँ, ठीक है, ऋग्वेदा किसके बारे में मेंशन करता है, पुर। पुर का मतलब होता है किला, पुर का मतलब क्या होता है, किला होता है, ठीक है। तो यानी कि इसको देखो, पुर का मतलब कभी कभी रैम्पर्ट, रैम्पर्ट का मतलब हाँ, प्राचीर होता है, रैम्पर्ट का मतलब होता है प्राचीर, या तो किला हो सकता है, या तो फिर क्या कहते हैं कि गढ़, ठीक है, स्ट्रांग होल्ड। ये पुर का मतलब ये था। इंद्र, यानी कि इंद्र, जो ऋग्वेद में जो कि कहते हैं कि लोगों के देवता किसको माना गया है, इंद्र को माना गया, आर्यों का देवता किसको माना गया है, इंद्र को माना गया। द आर्यन वॉर गॉड इज, यानी कि इंद्र कौन थे, आर्य के वॉर गॉड, आर्य के वॉर गॉड कौन थे, आर्यन वॉर गॉड कौन थे, तो आर्यन वॉर गॉड जो थे उनका नाम है इंद्र, ठीक है, इंद्र। इज कॉल्ड, इन्हें पुरंदर बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है, पुरंदर बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है पुरंदर, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, पुरंदर बोला जाता है। द फोर्ट डिस्ट्रॉयर, पुरंदर का मतलब होता है जो फोर्ट को क्या करते हैं, पुर का मतलब फोर्ट होता है, हाँ, पुरंदर का मतलब होता है फोर्ट डिस्ट्रॉयर, किसको बोला गया, इंद्र को बोला गया। वेयर आर, क्या और वर दीज सिटाडेल्स, ये जो कहाँ थे, ये सिटाडेल्स कहाँ है, ये कहाँ थे, याद करो इसी को, मतलब कि फोर्ट का मतलब सिटाडेल्स ही होता है, फोर्ट का मतलब सिटाडेल्स होता है। इट हैज in the past, it has in the past been supposed that they were mythical, पहले इसको माना जाता था ये mythical थे। The recent excavation, excavation of Harappa may be thought to have changed the picture, लेकिन जो ये नए अभी एक्सकवेशन हुए हैं, हाँ, जो नए ये एक्सकवेशन हुए हैं, ये कुछ अलग बातें बताते हैं। Here we have highly evolved civilization ऑफ इसेंशियली नॉन आर्यन टाइप, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ सिविलाइजेशन ऐसे थे जो नॉन आर्यन टाइप थे। नाउ नोन टू हैव एम्प्लॉयड मासिव फोर्टिफिकेशन, अब ये बताते हैं कि यहाँ पे मासिव फोर्टिफिकेशन हुआ था। व्हाट डिस्ट्रैक्ट दिस फॉर्मली सेटल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि ये सेटल्ड सिविलाइजेशन कैसे ये खराब हुआ होगा, ये सेटल्ड सिविलाइजेशन जो ये पहले था वो कैसे खराब हुआ होगा, क्या ये क्लाइमेटिक कंडीशन था, क्या ये इकोनॉमिक कंडीशन था, क्या ये पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन, तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे खराब हो गया। बट इट्स अल्टीमेट एक्सटेंशन इज मोर लाइकली टू हैव बीन कंप्लीटेड बाय डेलिबरेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका जो अल्टीमेट एक्सटेंशन, ये मतलब पूरी तरीके से जो गायब हुआ, जब पूरी तरीके से गायब हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़े पे क्या हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश हुआ होगा,
हाँ, एक डेलिबरेट और लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, तभी ये पूरी तरीके से गायब हो गई। It may be no mere chance that at late period of Mohenjo-daro, men, women and children appear to have been massacred there. मुझे मतलब कि लोगों को लगता है कि ये जरूर हुआ होगा कि जो लेट पीरियड में मोहनजोदाड़ो के क्या किया गया होगा, चाहे वहां के मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, उनको मतलब कि एक साथ में बहुत सारे लोगों को मारा गया हो। ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस इंदिरा स्टैंड्स अक्यूज। तो ऐसा इसके लिए कि मतलब कि इसीलिए लगता है कि इससे मतलब कि जो ये नहीं, ये इन सब एविडेंस से लगता है कि इंद्र ने ही ऐसा किया होगा, इंद्र ने ही ऐसा किया गया होगा। ये किसने बोला है? आर एम व्हीलर ने बोला है। ये किसने बोला है? आर एम व्हीलर ने बोला है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि भाई उनको पुरंदर बोला जाता है, उन्होंने क्या किया था, वो किले को ध्वस्त करने वाले थे। तो इस वजह से हो सकता है कि उनका नाम ये किया गया। आगे 1960s में क्या हुआ? इन द 1960s द एविडेंस ऑफ मैसेकर इन मोहनजोदाड़ो वाज क्वेश्चनड बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स ने कहा कि जो ये डिस्ट्रक्शन, जो मैसेकर, जो मोहनजोदाड़ो का मैसेकर हुआ, कि बहुत बड़े लेवल पे पुरंदर ने मतलब कि अर्थात इंद्र ने क्या कहते हैं लोगों को मार दिया। इस बात पे इन्होंने क्वेश्चन उठाया। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द skeletons फाउंड एट साइट डिड नॉट बिलोंग टू सेम पीरियड। उन्होंने कहा कि जो वहां पे स्केलेटन्स पाए गए, जो यहाँ पे स्केलेटन्स पाए गए मोहनजोदाड़ो में, वो क्या कहते हैं कि एक टाइम पीरियड के नहीं, वो एक टाइम पीरियड के नहीं थे। Whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter। मतलब कुछ उसमें से दिखाते हैं कि हाँ उनको काटा गया था, कुछ उसमें से ऐसे दिखाते हैं कि जो उनको क्या कहते हैं कि काटा गया था। बट हाँ, कुछ दिखाते हैं जिनमें कि ये इनमें से इनको काटा गया था। बट ठीक है, यहाँ पे हाँ स्लॉटर। बट द bulk of bones were found in the context suggesting burials of sloppiest sloppiest and most irrelevant sorry irreverent nature। यानी कि बाकी जो बताते हैं कि यहाँ पे जो बरियल्स हुए थे, जो बरियल्स मतलब लोगों को दफनाया गया, वो सही से दफनाया नहीं गया। हाँ, बाकी जो बताते हैं कि लोगों को सही से वहां पे दफनाया नहीं गया है। ठीक है, उनको मतलब कि ऐसे ही बेपरवाही से ऐसे डाल दिए गए, बेपरवाही से वहां पे रख दिया। देयर इज नो डिस्ट्रक्शन लेवल कवरिंग द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द सिटी। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं था। नो साइन ऑफ एक्सटेंसिव बर्निंग, कोई भी यहाँ पे एक्सटेंसिव बर्निंग भी नहीं की गई, मतलब कोई भी बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन नहीं किया गया, कोई भी एक्सटेंसिव बर्निंग नहीं हुई है। नो बॉडीज ऑफ वॉरियर्स क्लैड इन आर्मर, मतलब कि क्या कहते हैं कि आर्मर के साथ में कोई भी बॉडी नहीं मिली है। एंड सराउंडेड बाई वेपन्स ऑफ द वॉर, ऐसा भी नहीं है कि कोई बॉडी मिली है जिसके चारों तरफ वेपन्स ही वेपन्स, ये भी नहीं। द सिटाडेल, जो वो सिटाडेल था, द ओनली फोर्टिफाइड पार्ट ऑफ द सिटी yielded no evidence of the फाइनल डिफेंस। यानी कि जो ये सिटाडेल था, जो ये सिटाडेल था वो, हाँ वहां पर भी क्या कहते हैं कि कोई ये फाइनल डिफेंस का कोई वो मतलब कि ये नहीं कि हमने इसका डिफेंस भी किया है। मतलब जब कहीं पे अटैक किया जाता है तो वो लोग अपना डिफेंस भी तो करते हैं, अपने आप को बचाने की भी कोशिश तो करते हैं। लेकिन क्या हुआ, क्या वहां पे कोई ऐसा कुछ हुआ? नहीं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ रही। तो ये किसने बोला था? ये बोला था जॉर्ज डेल्स ने बोला था। किसने बोला था? जॉर्ज डेल्स ने बोला था। ये ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द मिथिकल मासेकर एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये सारी बातें भी हैं। तो यानी कि इससे पता चल रहा है कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए इसमें, तो क्या होता है, चीजें अचानक से चेंज हो जाती हैं, चीजें अचानक से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। अब हम जो पढ़ेंगे, डिस्कवरिंग डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का कैसे डिस्कवर हुआ। अब अभी तक तो हमने पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मटेरियल्स, हाँ कौन कौन से मटेरियल जो मिले हमें, कौन कौन से मटेरियल्स वहां पे मिले, जिनको हमने क्या किया, एनालिसिस किया, जिनको हमने एनालिसिस किया और एक बढ़िया सा इतिहास बनाने की कोशिश की कि ऐसा हुआ होगा। However, there is another story as well about how archaeologists discovered the civilization। कैसे मतलब कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को खोजा, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिविलाइजेशन को खोजा है। When हड़प्पन सिटीज फेल into ruin, जब मतलब कि ये जो हड़प्पन सिटीज क्या हो गई, नष्ट हो चुकी हैं। पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम, लोग धीरे धीरे उनके बारे में भूल गए। हाँ, जो हड़प्पन सिटीज क्या हो गई, खत्म हो गई, लोग उनके बारे में भूल गए।
when men and women began living in an area millennial later, हाँ वहां पे उसी एरिया पे क्या कहते हैं कि हजारों साल बाद लोग रहने लगे। they did not know what to make of strange artifacts। अब उनको जो जो कभी कभी मान लो कि वहां पे जो लोग जो हजारों साल बाद वहां पे रहने वाले लोग थे, जो हजारों साल बाद वहां पे रहने वाले लोग थे, उनको जो कभी कभी सामान मिलते थे छोटे मोटे, जो कभी कभी छोटे मोटे सामान मिलते थे, उसको लेकर के वो मतलब कि कोई ज्यादा वो सोचते नहीं थे कि ये सामान क्यों मिल रहा है, ये सामान क्यों मिल रहा है। दैट ओकेजनली सरफेस, जो सरफेस पे आ जाती थी वॉश्ड बाई फ्लड। हो सकता है कि जब फ्लड आता रहा होगा तो उसके कारण से कुछ सामान ऊपर आ जाते होंगे, कुछ सामान ऊपर आ जाते होंगे, सॉइल इरोजन के कारण भी कुछ सामान ऊपर आ जाते होंगे। हाँ, या कभी कभी हाँ फील्ड में फ्लो करते हुए या डिग करते हुए भी हाँ भी कुछ सामान मिल जाते थे। तो कुछ सामान मिल जाते थे, लेकिन वो लोग ज्यादा इसको क्या कहते हैं कि ले करके ज्यादा वो हाँ व्हाट मेकअप, उनको ज्यादा ये चीजें स्ट्रेंज नहीं करती थी, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती थी जो वहां के लोग थे। ठीक है, तब उसके बारे में उनको समझ नहीं आया। बट कनिंघम्स कंफ्यूजन, अब ये कनिंघम कौन थे? ठीक है, कनिंघम के बारे में पता है। वेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? ये कनिंघम थे। इन्होंने बिगेन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन इन्होंने शुरू किया इन द मिड 19th सेंचुरी। आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर्ड टू यूज द रिटन वर्ड, इन्होंने क्या कहते हैं कि एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशंस। तो उन्होंने जो ये इनको टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शंस मिले, जो टेक्स्ट या इंस्क्रिप्शंस मिले, हाँ, तो इससे हाँ ठीक है, इन सब चीजों से क्या कहते हैं कि इनको लगा कि भाई यहाँ पे कुछ चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट प्रिफर टू यूज द रिटन वर्ड, चाहे वो टेक्स्ट हो या इंस्क्रिप्शन, एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। वो रिटन वर्ड को यूज करते थे अपना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इनफैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वाज इन आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक एंड, मतलब पहले क्या हुआ था, मतलब 6th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था। ठीक है, 6th सेंचुरी बीसीई से लेकर के 4th सेंचुरी सीई तक भर में क्या हुआ था, एंड लेटर पीरियड्स। ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। ये क्या यूज करते थे? हाँ, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो मतलब की जानकारी दे करके जाते थे उसको यूज करते थे। हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 4th एंड 7th सेंचुरी। हाँ, ये क्या कहते हैं कि अर्ली सेटलमेंट्स, यहाँ के सेटलमेंट्स के बारे में जानकारी के लिए वो लोग क्या यूज करते थे? जो चाइनीज बुद्धिस्ट आए होते थे हमारे यहाँ घूमने के लिए, ये सारे इनकी किताबें ये यूज करते थे, उनसे ये हमारे यहाँ की बस्तियों के बारे में जानते थे। ठीक है, इनका जो मतलब कि जानने की जो इच्छा थी वो किसके बीच की थी कि हम 6th बीसीई के आसपास से जानने की कोशिश करें। कनिंघम ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्विस। तो उन्होंने जब सर्वे करना शुरू किया था तो उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट पाए थे जो कि कहते हैं कि, या कुछ जो ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन थे उनको भी उन्होंने इकट्ठा। When he excavated sites, he tended to recover artifacts that he thought huh, had culture value। तो उन्होंने जब एक्सकवेशन करना शुरू किया, जब उन्होंने एक्सकवेशन करना शुरू किया तो फिर क्या हुआ कि हम्म, कि वो वही चीजें देते थे जिनकी कल्चरल वैल्यू होती। ठीक है, वो उन्हीं को रिकवर करने की कोशिश करते थे जो जो जिनको कल्चरल वैल्यू होता था। जब उन्होंने एक्सकवेशन करना शुरू किया, जब उन्होंने एक्सकवेशन करना शुरू किया तो वो एक्सकवेशन में क्या होता था, वो उन्हीं चीजों को वैल्यू देते थे जिनका कोई कल्चर वैल्यू होता। ठीक है, अ साइट लाइक हड़प्पा विच वाज नॉट पार्ट ऑफ itinerary of Chinese pilgrims, यहाँ पे चाइनीज पिलग्रिम्स नहीं आते थे, एंड was not known as the early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation। तो ये जो हड़प्पा जो साइट था वो उनके इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता। सो although हड़प्पन artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, मतलब कुछ कनिंघम तक, ये यहाँ से कुछ आर्टिफैक्ट्स कनिंघम तक पहुंचे भी, लेकिन फिर भी उनपे इन्होंने इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं किया। ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर, उन्होंने इस पे रियलाइज ही नहीं किया कि ये कितनी पुरानी होंगी, ये कितनी, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स उनको मिलती थी इनके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया ही नहीं, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया ही नहीं। ठीक है, हड़प्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम, कनिंघम को एक के कहते हैं कि एक अंग्रेज आदमी ने क्या किया था, दिया था, हड़प्पन सील दिया।
ही नोटेड द ऑब्जेक्ट, उन्होंने ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया, बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद विद विच ही वॉज फेमिलियर। और वो क्या कहते हैं कि इस बोला कि ये जो सील है, जो हड़प्पन सील है, ये क्या कहते हैं कि तब की है जब मतलब कि आसपास की बात की बता दी। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मेनी अदर्स थॉट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद फर्स्ट सिटीज इन गंगा वैली। तो उन्होंने उनको लगा कि कि उनका मानना था कि जो यहाँ पे जो इंडियन सिटी है वो कहाँ पे, या इंडियन हिस्ट्री कब से शुरू हुई होगी, गंगा वैली के आसपास से शुरू हुई होगी। गिवन his specific focus and it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा। तो उन्होंने हड़प्पा के बारे में क्या कहते हैं कि ध्यान ध्यान दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है। बाकी यहाँ से मतलब कि अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन मतलब अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा की कैसे खोज हुई। कुल मिलाकर के ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और जो भी नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।